सो हेलो कुणाल, आई थिंक रिसेंटली हमारी बात हो रही थी एंड यू मेड सम रियली गुड ट्रेड। आई थिंक आपने काफी अच्छे पैसे बनाए चाइना में इन्वेस्ट करके। करेक्ट। तो क्या आप बताओगे कि आपने क्या इन्वेस्ट किया था, क्यों इन्वेस्ट किया था, थोड़ा हमें भी बताओ। सो ये ट्रेड नहीं था, मतलब इन्वेस्टमेंट ही था वो। इन्वेस्टमेंट मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट करता हूँ चाइना में इन्वेस्ट करना, फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज करता जाऊँगा मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो एक हम्म। बहुत ही छोटा अमाउंट से स्टार्ट किया था और सोचा था कि आने वाले 10 महीने 12 महीने में इन्वेस्ट करता जाऊँगा। तो इसके दो तीन रीजंस थे। पहला, जो मैंने टेक्निकल पार्ट पे देखा था, ये देखा था कि पिछले 3-5 साल से चाइना का मार्केट ओवरऑल लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है। इनफैक्ट यूएस में भी एक स्ट्रैटेजी बहुत फेमस हो गई थी पिछले 3-5 सालों में, शॉर्ट चाइना। मतलब सीधा ऐसे ही बोलते थे सारे फंड मैनेजर, सारे हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट चाइना। मतलब आप एक क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो दूसरा स्ट्रैटेजी आपका सबसे ईजियर क्या है, यू शॉर्ट चाइना एंड यू मेक मनी। सो कंसोलिडेशन वाज वेरी एट अ वेरी गुड लेवल जहाँ पे वहाँ पे हो रहा था चाइना में। सो दैट वाज वन ऑफ द प्राइम रीजंस। देन इंडिया में भी जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मैं निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी के पी मल्टीपल को काफ़ी ध्यान देता हूँ कि कितना है, 5 ईयर एवरेज के पास है, 3 ईयर एवरेज के पास है। सो इन द रीसेंट फेज, इन द लास्ट 3 to 5 years, हम लोग को देखते हैं कि निफ्टी बहुत अच्छे से बढ़ा है। बट एट द वेरी सेम टाइम जो निफ्टी की अर्निंग्स का पेस है वो उसको आउटपेस किया है। सो 22-24 का अगर मल्टीपल भी है तो मल्टीपल कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी बात है कि अर्निंग्स को ज़्यादा पेस से बढ़ना पड़ा होगा, तभी वो मल्टीपल को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर पाया, डिस्पाइट प्राइस इतना इंक्रीज होने के बावजूद। सो चाइना में ही यही सेम चीज़ मैंने देखी। और जब चाइनीज़ मार्केट हम देखते हैं, जिसको हम एक नंबर्स के साथ भी देख सकते हैं कि हम चाइना को विज़िवी डेवलपिंग मार्केट्स के नंबर्स से कंपेयर करें या फिर चाइना को खुद के पिछले 5 साल के एवरेज पी मल्टीपल से कंपेयर करें, सो वैल्यूएशन फ्रंट पे डेफिनेटली डेफिनेटली चाइना बहुत ही सस्ता अवेलेबल था। अब ये बाई चांस हो गया कि जब जैसे ही मैंने वो म्यूचुअल फंड में वो एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो बढ़ने लग गया अचानक से। और कुछ अभी 25-30% रिटर्न है उसमें। बट द होल थीसिस वाज कि एक 3 से 5 साल का कंसोलिडेशन दिख गया। एंड एट द वेरी सेम टाइम वैल्यूएशन फ्रंट पे बहुत कंफर्ट था। मतलब जैसे इन्वेस्टिंग में बहुत बार कहते हैं कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ डाउनसाइड बहुत कम हो आपको और अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। चाइनीज़ मार्केट उस समय एग्जैक्टली वही लग रहे थे कि यहाँ से तो कितना ही नीचे जा सकता है, बिकॉज उसने वो अपना रॉक बॉटम टच किया हुआ था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और अब यहाँ से ऊपर उठने की आसार थे। एट द वेरी सेम टाइम मुझे चाइना के अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट प्रॉब्लम, इतने सारे मैक्रोज हे वायर नहीं लग रहे थे जिसकी वजह से वो आउट ऑफ फोकस ही चला जाए पूरा का पूरा। दो देयर वर प्रॉब्लम्स एंड इसीलिए मार्केट नहीं ग्रो किया, कंजम्पशन कम था। जीडीपी ग्रोथ रेट के फोकस जो 2000 से 2015-18 तक रहे थे चाइना के, वैसे नहीं दिख रहे थे हमको। सो ऑल दोज थिंग्स वर देयर। लेकिन इतने खराब नंबर्स नहीं थे कि पूरा आउट ऑफ फ्लेवर ही चला जाए, आउट ऑफ पिक्चर ही चला जाए। सो ये दो तीन चीज़ों को मैंने देखा और पैसे डिप्लॉय करने का सोचा। अब जब बाहर के मार्केट में पैसे डिप्लॉय करते हैं तो हमको कंपनी लेवल चीज़ें पता नहीं चल सकती है, सीधी सीधी बात है। जैसे आपके साथ बिल्कुल लास्ट टाइम सही बात। कॉन्वर्सेशन किया था, तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था कि कैसे आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया, ये स्टोरी इंडिया में क्यों प्ले अराउंड हो रही है, क्योंकि आपके पास इंडिया का डेटा था, आपके पास इंडिया का इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था कि हाँ भाई इस तरीके से यहाँ पे डेटा प्ले आउट हो रहा है। एंड जब अपने स्पेशली बाहर कर चाइना में और ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि चाइनीज़ में होता है सब कुछ, और एग्जैक्टली ज़्यादा इंग्लिश में हो तो exactly. फिर भी थोड़ा इजी है एग्जैक्टली कंपैरेटिव। यूएस में होता तो शायद फिर भी मैं कर सकता था, लेकिन चाइना में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सो जब कोई इकोनॉमी की स्टोरी प्ले अराउंड करनी होती है तो मेरे को लगता है ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने वो चीज़ कर सकते हैं। सो एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को समझ में आई, दिखी, करी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यूशंस की ही बात कर रहा था, तो वैल्यूशंस का आपको सीधा सीधा एग्जांपल दूं तो कुछ कुछ नंबर्स है जो अपने डिस्कस कर सकते हैं। तो एक चाइना के स्टॉक्स का एक ईटीएफ ट्रेड करता है यूएस में, जिसके बेसिस पे अपने डिस्कस कर सकते हैं। एफ एक्स आई ETF कहते हैं उसको, जो चाइना स्टॉक मार्केट को बेंचमार्क करके देखा जाता है। उसका करंट पी आई रेशो थिंक 9.94 है। सो इतना कम पी रेशो पे ये वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ हम इसके रोलिंग एवरेजेस देखें पिछले के, तो वहाँ से भी ये कम नंबर पे ही ट्रेड कर रहा है। सो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इन दैट सेंस कि भाई ऐसा मार्केट है चाइना का जहाँ पे मेरी जेब से सिर्फ 10 रुपये लग रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। तो इतना ज़्यादा स्क्यूड नहीं है वैल्यूएशंस। और आज के टाइम पे इंडियन मार्केट्स और हर जगह देखें हम स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में, तो वैल्यूएशंस के फ्रंट पे कंफर्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस लॉजिक से वो एक बहुत ही डिसेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था, और मैंने सोचा था धीरे धीरे बढ़ाऊंगा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, पर एकदम से ही बढ़ गया। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया थॉट प्रोसेस वहाँ पे कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। बट येस, इनिशियल थॉट प्रोसेस यही था कि स्टार्ट करता हूँ और इंक्रीज करता रहूँगा इरिस्पेक्टिव मार्केट बढ़े नहीं बढ़े वहाँ का। मुझे वहाँ पे यूनिट्स और
नंबर ऑफ ETF यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स कलेक्ट करने का पूरा पूरा मोटिव था नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। बट आई स्टिल डू इट बिकॉज वैल्यूएशंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है वहाँ पे। गॉट इट। एक्चुअली मैं भी अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ इसके बारे में। तो आई थिंक मैं आई हैड अ सिमिलर फीलिंग फॉर रशिया। नॉट पूरा का पूरा मार्केट नहीं, बट फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक। एक कंपनी थी गैसप्रॉम करके, जो कि ओके। इंडिया में भी उनकी पाइपलाइन चल रही, जो यूरोप में, आपको याद होगा कि यूरोप से रशिया से यूरोप के बीच में जो पाइपलाइन पूरी की पूरी सेटअप हुई है वो गैसप्रॉम की ही है। जो कि राइट। जिसकी वजह से रशिया के पास एक एडवांटेज था, क्योंकि यूरोप जस्ट दे कुड नॉट जस्ट कट डाउन द सप्लाई। वो यूएस में लिस्टेड कंपनी थी। अब मतलब उसका डिविडेंड मुझे याद है 8-9% का तो डिविडेंड यील्ड हो गया था। ओ। इतना ज्यादा सस्ता मिल रहा था, भर भर के कैश फ्लोज थे। लेकिन मेजर प्रॉब्लम उसमें, एंड उस समय मैं नया इन्वेस्टर था तो मुझे काइंड ऑफ उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, और समहाउ वो उसका पी सिंगल डिजिट रह रहा था, बहुत ही कम, ऐसे 6-7 का पी मिल रहा था, और इसीलिए इतना हाई डिविडेंड यील्ड भी था। हम्म। तो वैल्यू सोच के मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर मैक्रो चीजों की वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली वो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया यूएस ने। ओके। मतलब इट वाज इट उसका जो यूनिट था वो यूएस में लिस्टेड था, गैसप्रॉम वाज ओके। लिस्टेड इन यूएस। राइट। नॉट जस्ट राइट। दैट, आई थिंक उन्होंने काफी सारी मतलब कंपनीज को डीलिस्ट कर दिया था रशिया की, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉर एंड ऑल। हालांकि उस समय मैं, मतलब आई हैड ऑलरेडी सोल्ड आउट, बिकॉज मैं थक चुका था ऑलरेडी, मैं 1-1.5 साल वेट करके थक चुका था, तो लकीली मैंने उससे पहले बेच दिया था। राइट। बट मैक्रोज में एक्चुअली मुझे लगता है कई बार ना वो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि करेक्ट। अगर कुछ, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ बड़े लेवल पे हुआ, जहां पर मानो फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपके केस में शायद आपने इन्वेस्ट यूएस के थ्रू नहीं करा होगा। नहीं। लेकिन मैंने ना यूएस मार्केट में लिस्टेड कंपनी थी उसमें इन्वेस्ट किया था। तो ओके। जस्ट टू फॉलो अप, आपने कैसे इन्वेस्ट किया था इसमें, सो मतलब हाउ डू यू हाँ, इन्वेस्ट इन चाइना? तो चाइना में इन्वेस्ट करने के तीन तरीके हैं। एक आपने जो एग्जांपल दिया एग्जैक्टली वो एग्जांपल है कि चाइना की बहुत कंपनियां यूएस में लिस्टेड है। तो अगर आपको चाइना के लैंडस्केप का स्टोरी प्ले अराउंड करना है तो आप उन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये जो प्ले आउट हो जाता है वो बहुत रिस्की हो जाता है वहाँ पे। सो उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ कंप्लीटली कि चलो बाहर के मार्केट में मुझे जो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना है, बाहर के मार्केट में कुछ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स देख के ही करूँगा। तो कुछ कुछ ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स इंडिया में लिस्टेड है जिसके थ्रू कर सकते हैं। तो एक हैंग सेंग इंडेक्स है, जो हांगकांग का इंडेक्स है। वहाँ पे दो ईटीएफ्स अभी है करंटली, एक निप्पॉन का ईटीएफ है और एक मिराई एसेट का है। तो जो निप्पॉन का ईटीएफ है वो पूरा हैंग सेंग का इंडेक्स कवर करता है, तो वो थोड़ा और सेफ हो गया। और जो मिराई एसेट का है वो टेक ईटीएफ है, हैंग सेंग के जो टेक स्टॉक्स है वो सिर्फ उसी को कंसिडर करता है। तो अगर आपको उसमें रिस्कियर बेट लेनी है तो आप टेक ईटीएफ में चले जाइए जहाँ पे आप चाइना के टॉप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली अगर आपको टेंसेंट, अलीबाबाज और इन सब में कर करेक्ट, सकते हो। करेक्ट। और जैसे ही अगर आपको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड चाहिए तो आप उसके कंप्लीट हैंसिंग इंडेक्स में जा सकते हो। तो ये एक तरीका है। दूसरे दो फीडर फंड्स है। फीडर फंड्स बेसिकली क्या हो गए, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड बना हुआ है, और वो म्यूचुअल फंड किसी और फंड में इन्वेस्ट करता है जो कि इवेंचुअली चाइना में इन्वेस्ट करता है। हाँ, गॉट सो इट। फॉर एग्जांपल ग्रेटर चाइना फंड है, एडलवाइस का है ग्रेटर चाइना फंड, एक्सिस का भी है। सो व्हाट दे डू इज, जैसे मैंने एडलवाइस के उससे किया है, तो वो जेपी मॉर्गन का एक चाइना फंड है, वो अपना पैसा उसको देता है और वो हाँ, इवेंचुअली चाइना में इन्वेस्ट करता है। तो ग्रेटर चाइना फंड, सिंस उसका नाम ग्रेटर चाइना है, तो उसमें तीनों जोग्राफीज इंक्लूड हो जाती है, चाइना भी हो जाता है, हांगकांग भी हो जाता है, ताइवान भी हो जाता है। तो चाइना में प्रोपोर्शन ज़्यादा है बट ऑब्वियसली 60% वहाँ पे है, हांगकांग में 10% और बाकी का ताइवान में जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है वहाँ पे उस तरफ। तो ये और डाइवर्सिफाइड हो गया। तो मैंने एडलवाइस के थ्रू लिया था जहाँ पे फीडर फंड था, वो उसने एक फंड में और इन्वेस्ट किया था। अब जब भी फीडर फंड में इन्वेस्ट करते हो उसमें एक दो चीज़ें जो मेरे को देखने जैसी लगती है, इस आपको फंड ऑफ फंड होते हैं तो दो बार एक्सपेंस रेशो लगता है, तो वो नंबर थोड़ा हाई नहीं होना चाहिए। तो हम्म। उसके थ्रू आप कर सकते हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेज। और ज़्यादा तरीके नहीं है इंडिया में रह के आप चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। बट अगेन मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, हमको इसी तरह से करना चाहिए बिकॉज आप इकोनॉमी प्ले अराउंड कर रहे हो, आप वहाँ पे एक स्टॉक या फिर एक पर्टिकुलर थीम नहीं प्ले आउट कर रहे हो। सो दैट इट बिकम्स ईजियर इन दैट वे। दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। अच्छा, इसमें थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशो सिंस अगेन ये एक ऑलमोस्ट पैसिव फंड जैसा ही है, तो टोटल टोटल मिला मिलू के
दोनों फंड ऑफ फंड और अपना फंड का 1.2 1.3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके। तो इसका आई थिंक 0.5 0.7% के रेंज में अगर डायरेक्ट आउट से करते हो तो आप उसको डबल भी कर दोगे तो भी वो नंबर उतना बड़ा नहीं जाता है। सो दैट इज़ अ सेफर बेट। मतलब आज भी हम इंडिया में कोई स्मॉल कैप फंड लेते हैं तो इसके अराउंड एक्सपेंस रेशो रहता है तो वी आर कंफर्टेबल। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना है तो ये एक्सपेंस रेशो एक डिसेंट एक्सपेंस रेशो है। टैक्स रेट्स थोड़े से देखने चाहिए इसमें। हालांकि जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो मैंने टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं देखे थे, बट वो पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से कि क्या वो एल टी सी जी एस टी जी यहाँ के फॉलो हो रहे हैं कि कैसे फॉलो हो रहे हैं, जुरिडिक्शन दूसरा है सेंस। दैट मेक सेंस। अच्छा, आपका जो थीसिस आपने मुझे बताया, तो आई थिंक वेरी इट प्लेड आउट वेरी ब्यूटीफुली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? तो ये अचानक से हमने देखा कि पिछले 10-15 दिन में इतना बड़ा मूव आया है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों आया तो मतलब एकदम से? तो रीज़न वही सेम रीज़न था जो कोविड के बाद मार्केट्स बढ़े थे ऑल अक्रॉस द ग्लोब। 2008 के पूरे क्रैश के बाद वापस जब मार्केट बनना स्टार्ट हुए थे, वही एग्जैक्ट सेम रीज़न था कि गवर्नमेंट आई आउटराइटली उसने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। अब वो स्टिमुलस पैकेज $1 ट्रिलियन का था, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% ऑफ चाइनीज जीडीपी। तो जब इतना पैसा सरकार मार्केट में देने को रेडी है तो ऑटोमेटिकली एक सीधा सीधा मैक्रो का लॉजिक है। पैसा जैसे मार्केट में आएगा तो दो लोग उसको लेते हैं, एक कंज्यूमर हो जाता है और एक सीधा बिजनेस वाला हो जाता है। तो हम्म। बिजनेस वाला उसको पैसों का इजी एक्सेसिबिलिटी है। तो जैसे ही उसके पास इजी एक्सेसिबिलिटी, वो पैसा लेगा, कम ब्याज पे लेगा, जैसे भी लेगा वो लेगा और फिर अपने बिजनेस में लगाएगा और आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे उसने आउटपुट जनरेट किया वो इनकम में उसकी ऐड हो गया। अब वही सेम चीज़ कंजम्पशन में भी प्ले आउट हो जाएगी कि पैसे आए इजीली मेरे हाथ में, वो पैसे जैसे इजीली मेरे हाथ में आए मैं ज़्यादा कंज्यूम करूंगा। और कोई भी देश को ग्रो करने के लिए कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कंजम्पशन लेड ग्रोथ इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी देश को ग्रो करने के लिए। तो वहाँ पे वो कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट होने लग जाती है। इसलिए आई थिंक मैं बहुत बार एग्जांपल भी देता हूँ कि यूएस हमेशा क्यों ग्रो करता है और यूएस में कोई भी क्राइसिस आता है फिर यूएस उससे निकल के क्यों आ जाता है, बिकॉज वहाँ का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो कंजम्पशन की वजह से है। भले हम्म। ही हम कितने भी उनके बिहेवियर्स को या फिर दैट मेक पैटर्न्स सेंस। को पिटी करें, लेकिन भले वो क्रेडिट साइकिल पे वर्क करते लेकिन सिंस वो लोग कंज्यूम हम्म। करते रहते हैं, इसलिए इंडिविजुअली शायद उनके पास इतना कॉर्पस सेव ना हुआ हो, वो सब नहीं हुआ Yes. हो, बट इकोनॉमी वाइज दे टेंड टू परफॉर्म वेल बिकॉज कंजम्पशन उनकी पूरी इनकम का एग्रीगेट डिमांड का सबसे मेजर कंपोनेंट बनता है। एंड दैट हम्म। इज करेक्ट फॉर ऑल इकोनॉमीज। तो हम्म। जापान में भी इसका उल्टा हुआ था। मतलब हम्म। 1990s में 2000s में कहते थे कि जापान का गोल्डन टिकट है, ये जापान का टिकट है, बट नहीं हुआ बिकॉज वहाँ के लोग इनहेरेंटली इतने ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे। हम्म। मतलब इजी लाइफस्टाइल चाहिए, बेसिक चीज़ें हो तो दे आर सेटिस्फाइड। सो ऑटोमेटिकली द कंट्री डिड नॉट डू वेल। एंड इवेंचुअली मार्केट्स में भी हमको दिखा कि पिछले 2 साल पहले उसने अपना 20-30 साल का हाई तोड़ा था। तो वो चीज़ स्टिमुलस की वजह से होने लग जाती है। तो करीबन करीबन $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस था। रियल एस्टेट का जो क्राइसिस था उसको थोड़ा सा कव करने की कोशिश की। रिजर्व रेशो जो होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करने होते हैं, सेंट्रल बैंक उसकी गाइडलाइंस देता है, वहाँ पे थोड़ा 0.5% का रिलैक्सेशन दिया। सो सिंपल सा बात है, रिजर्व रेशो इज अगर ₹100 का डिपॉजिट आ रहा है तो पहले 10% आप लोन के तौर पे दे सकते थे उसका, तो अभी आप उसमें 0.5 और दे सकते हो अपना, अपनी जेब में कम रखना है आपको बेसिकली। सो वो हो हम्म। गया। बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्वैप फैसिलिटीज़ अनाउंस कर दिए बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जहाँ पे उनके पास कोई अग्रीमेंट्स हो, कोई बॉन्ड्स हो, वो उसको दे सकते हैं, बदले में उसको लिक्विड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली रिस्क जो आता है गवर्नमेंट पे आ जाता है। सो इस तरह का पूरा पैकेज मिला मिलू के $1 ट्रिलियन जितना स्टिमुलस था, जिसकी वजह से एकदम इमिडिएटली मतलब पूरे मार्केट में अपटेक देखने को मिला। दो इट प्लेड आउट, थोड़ा बहुत मुझे एक्सपेक्टेशन था कि हाँ स्टिमुलस आएगा, लेकिन मेरे को ये था कि एक्सपेक्टेशन तो जनरली प्राइस इन होते ही है, बट हम्म। शायद थोड़ा सा वो अनाउंसमेंट वाज बिगर देन व्हाट वाज एंटिसिपेटेड, इसलिए वो इस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। ओके। सो जस्ट टू समराइज, मतलब आपने पहले कंसोलिडेशन देख, मतलब मैं एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर राइट। किसी को मैक्रो बेसिस पे इन्वेस्ट करना हो। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि पहले कुछ सालों में यार कंसोलिडेशन बहुत ही लंबा है, देन यू सेड कि यार वैल्यूएशन अपने मीन से काफी ज्यादा नीचे चला गया है, नौ करेक्ट। से दस के पीई पे मिल रहा था पूरा मार्केट, राइट? एंड देन फाइनली एक ट्रिगर भी आ गया जहां पे गवर्नमेंट ने स्टिमुलस भी दे दिया, राइट? राइट। तो एक तरीके से वो सारी चीजें जो है एक साथ मिल गई कि भाई सस्ता मार्केट, साथ में जो है कुछ ना कुछ ट्रिगर भी आ गया। करेक्ट। थिंक दैट मेक सेंस। तो आई थिंक हमने पॉजिटिव चीजों की तो बात कर ली, लेकिन इसके मेजर रिस्क क्या हैं?
इस स्ट्रैटेजी के, या आप ओवरऑल आपको क्या लगता है कि कहाँ पे फॉल्टर हो सकती है चीज़ें? मेजर रिस्क हमने कल ही देख लिया, जैसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ही हमने देखा कि मार्केट वापस गिर भी गया चाइना का। उसका रिस्क मेरे को लगता है बहुत बार ये होता है कि जब भी स्टिमुलस अनाउंस होता है तो लोगों में एंटिसिपेशन रहता है कि अब वापस जब गवर्नमेंट आएगी तो इस स्टिमुलस के ऊपर एक और चीज़ बताएगी करेगी कि हाँ हम ये चीज़ को और बढ़ा के कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। सो वो जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने या फिर चाइनीज़ बैंक ने नहीं बताया, सो उसमें हुआ क्या, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो पूरा पॉजिटिव सेंटिमेंट था एक बार के लिए नेगेटिव हो गया, और वो मार्केट्स को उन्होंने 8-10% गिरा दिया। तो मार्केट ने सबसे बड़ा राइज भी एक साथ देख लिया, सबसे बड़ा डाउनफॉल भी एक साथ देख लिया। तो उसका मेन रीज़न स्टिमुलस में यही रिस्क रहता है कि जो पूरा का पूरा ग्रोथ है वो एक बार के लिए मेरा बॉटम अपनी अर्निंग्स है ये सब से नहीं आ रहा है, बट बाहर से कहीं से आ रहा है। तो बाहर से आया हुआ चीज़ है, अगर वो उसमें थोड़ा सा अनाउंसमेंट में इधर उधर भी हो जाता है तो वो पूरा पूरा के पूरा बाजी यहाँ से वहाँ पलट जाता है। सो ये सबसे बड़ा रिस्क है वहाँ पे। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रिस्क, और हर बार ये चीज़ रहेगी रहेगी जब अपने मैक्रो लेवल पे या फिर गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स पे या फिर बैंक्स के अनाउंसमेंट्स पे ट्रेड ले रहे, इन्वेस्ट कर रहे कोई चीज़। गॉट इट। आई थिंक फाइनल क्वेश्चन, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप कब तक होल्ड करने का सोच रहे हो, किस बेसिस पे रखोगे? सो मतलब मेरे मोस्टली सारे इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म ही रहते हैं, सो ये भी लॉन्ग टर्म ही है। अब मतलब जैसे मैंने सोचा था इनिशियली कि धीरे धीरे करके बढ़ाते रहूँगा, सो दैट आई विल कंटिन्यू डूइंग इट। बट इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा चाइनीज़ मार्केट में फॉरेन फ्लोस पढ़ना चाहूँगा साथ साथ में कि कितना फ्लो है। मतलब पिछले बीच में 2 हफ्ते में तो लोगों ने ये तक बोल दिया था कि यहाँ के जो सारे फॉरेन फ्लोज है वो माइनस में हैं, वो पूरे पूरे उठ के सीधा चाइना में जा रहे हैं, यहाँ का मार्केट क्रैश हो जाएगा, वो फलाना टिकाना, बट नॉट दैट। जनरली एक मंथ बेसिस पे या फिर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्या चाइना में वापस पैसा जाने लग गया है स्पेशली मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में, देन विल रियलाइज कि हाँ भाई समथिंग इज समथिंग गुड इज हैपनिंग देयर एंड द मनी इज गेटिंग चेज देयर। सो वो चीज़ जैसे ही दिखने लग जाएगी then automatically I'll also keep on increasing it. So right now it's only what point five one and a half percent of my portfolio that I've invested, which I eventually wanted to take it to 5 to 6%। तो वो ले जाने का तरीका बस ये रहेगा कि साथ में एक मैक्रो नंबर, एक डेटा मैं देखता रहूँ कि हाँ भाई बाहर से भी इन्फ्लक्स आ रहा है, सो एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो चलता रहेगा, और फिर वो स्टोरी प्ले आउट हो रही है नहीं हो रही है वो पता चल जाएगा। गॉट इट। सो इस तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। शुभम आप क्या करते हो, मतलब आप डू यू प्ले अराउंड सच स्टोरीज, या फिर वो रशिया के इंसिडेंट के बाद आप थोड़े से ऐसे वेरी हो गए हो कि नहीं मुझे ऐसे थीसिस पे प्ले अराउंड वापस नहीं करना है, इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है, यहाँ पे पैसा बन रहा है, यहीं बनाते रहना या आई थिंक यू आर राइट। तो वो भी मतलब मेरा मैक्रो कॉल नहीं था, आई आई एक्चुअली इन्वेस्टेड ऑन अ कंपनी, उसका फंडामेंटल्स वगैरह देख करके ही। लेकिन इन जनरल यार मुझे पर्सनली ये समझ में आया है कि जहाँ पर भी मतलब एंड हर किसी का रिस्क एपिटाइट अलग है और हर किसी का स्टाइल अलग है। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है, तो इवन द वैल्यूएशन इज नथिंग कंपेयर टू जैसे चाइना का वैल्यूएशन है। लेकिन मैं जनरली ये सोचता हूँ कि यार ये चाइना का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा सस्ता है क्यों? है। राइट। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा। एंड आई मतलब मेरा जो पर्सनल स्टाइल है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ट्रेंड को फॉलो करने का ज़्यादा है, राइट। रादर देन ट्राइंग टू बी वेरी, ट्राइंग टू गो इन प्लेसेस जहाँ पर अभी मतलब इंक्रीमेंटल फ्लोज नहीं आ रहे जैसे आपने बोला। तो हम्म। अगर वो फ्लोज आने लगेंगे तो आई माइट ऑल्सो कंसिडर, बट राइट नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग। एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, प्राइमरली इंडिया मार्केट ही मैं देखता हूँ। करेक्ट। एंड मैक्रो की जगह मैं तो बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक कॉल्स ही देखता हूँ। करेक्ट। बट आई सो थिंक इट ब्रिंग्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। एंड आपके इस स्ट्रैटेजी की मेजर अपसाइड क्या है कि हर मार्केट में पीरियड्स आएंगे ही आएंगे, करेक्ट। राइट? एंड देन अगर आप ग्लोबल नहीं देख रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं यू विल हैव अ सिग्निफिकेंट, मतलब कई सालों का पीरियड होगा जहां पर आपका पैसा नहीं करेक्ट। बनेगा। तो हमने एक पॉडकास्ट में एक चार्ट भी देखा था जिसमें वो चार्ट में क्लियरली दिख रहा था हर 4 से 5 साल बाद साइकिल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम्म। लार्ज मिड एंड स्मॉल की बात कर लो, उसमें साइकिल चेंज हो जाती है हर 3-4 साल बाद। कभी कोई हम्म। आउट परफॉर्म कर जाता है, कभी कोई आउट परफॉर्म कर जाता है। वैल्यू ग्रोथ इन सब की क्वालिटी, इन सबको देखा था एक चार्ट में, अगेन वहाँ पे भी यही सेम चीज़ देखी थी कि आउट परफॉर्मेंस भले ग्रोथ में भी ज़्यादा हो फिर बाद में कभी वैल्यू में आ जाता है। सो मतलब एज समबडी, जैसे आप फुल टाइम एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो तो आप
बहुत इजीली वो सब आपके पास, आप टाइम दे पाते हो वो सब चीज़ों को स्टडी करने का। बट सिंस हम लोग हमारे काम में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये साइकिल्स में को कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वाई नॉट क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारे पास सब कुछ हो, और इवेंचुअली वो सारी साइकिल में हम थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते रहे। तो वही थॉट प्रोसेस रहता है। बट येस, वेरी मच इन लाइन विथ योर थॉट प्रोसेस कि भाई इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मेजोरिटी पैसा तो यहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा आपने बाहर फ्लो के साथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अदरवाइज स्ट्रेटेजिकल एलोकेशन यहाँ हो गया, टैक्टिकल थोड़ा सा चला गया तो चला गया, वैसा है। Yeah, very nice. It was very nice talking to you, भाई. I think I hope learners को कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिला होगा चाइना मार्केट का, और काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी. तो मिलते हैं अगली बार. यस थैंक यू. यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच शुभम, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके। आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ मार्केट्स में होता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट्स है तो हमारे पास कुछ ना कुछ नया टॉपिक आते रहेगा जिस पे हम बना सकेंगे। लेट्स कैच अप अगेन एंड वापस डिस्कस करते हैं कोई नए टॉपिक पे। ऑसम. थैंक यू. थैंक यू।